आप सबको मनोज बाजपेयी जी की गवर्नर मूवी के बारे में तो पता होगा। और सच बताना, इसका ट्रेलर देख के आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि इसकी रियल स्टोरी क्या है। क्या इंडिया सच्चे में बैंकरप्ट हुआ था? हाँ, 1990 से 1991 ये एक साल आप लोग इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कह सकते हो, क्योंकि इस वक्त हमारा देश इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था और ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था। लेकिन इन दो इंसानों ने ऐसा होने नहीं दिया। कौन थे वो लोग? उनके बारे में जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो हुआ कैसे। तो फिर 1990 से 1991 ये इंडिया का वर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्यों था? आप लोग इससे समझ सकते हो कि इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो इतना लो था कि हम लोग मुश्किल से 3 हफ्तों का एसेंशियल इंपोर्ट कवर कर सकते थे। मतलब सिंपल दुकानदारी की भाषा में समझे तो अगर 3 हफ्ते बाद देश में पेट्रोल, डीजल या जरूरी दवाइयाँ मंगवानी होती तो इंडिया के पास पैसे ही नहीं बचे थे। इंडिया ऑफिशियली डिफॉल्ट होने वाला था, यानी पूरी दुनिया के सामने बैंकरप्ट। और अगर आपको लगता है कि इस बैंकरप्सी से सिर्फ सरकारें गिरती तो आप लोग गलत। इसका रियल लाइफ थ्रेट ये था कि देश में चल रही सारी गाड़ियाँ ठप पड़ जाती, पावर प्लांट्स के पास कोयला खरीदने के पैसे नहीं होते तो पूरे देश में ब्लैकआउट हो जाता और हॉस्पिटल्स में लाइफ सेविंग ड्रग्स खत्म हो जाती, लोग सड़कों पर उतर आते। लेकिन इतना बड़ा खतरा अचानक कैसे खड़ा हुआ? ये कोई रातों रात नहीं हुआ, बल्कि एक के बाद एक 3 बड़े झटके लगे। जो सबसे पहला झटका लगा वो 1990 में, जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और गल्फ वॉर शुरू हो गई। इस वॉर ने अचानक क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी, जिससे इंडिया का इंपोर्ट बिल डबल हो गया। पर तेल महंगा होने से भी बड़ी मुसीबत ये हुई कि मिडिल ईस्ट में रहने वाले लाखों हिंदुस्तानियों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इसका नतीजा, जो अरबों डॉलर वो हर साल इंडिया भेजते थे वो फॉरेन करेंसी आना अचानक जीरो हो गई। अब देश में फॉरेन पैसा आना बंद तो हो गया, पर जो बचा कुचा पैसा था उसे बचाने के लिए देश में एक मजबूत सरकार चाहिए थी ना। यहाँ पर लगा दूसरा झटका। ठीक इसी समय दिल्ली में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी। सरकार ऐसे बदल रही थी जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने देखा कि देश में फॉरेन करेंसी आ नहीं रही है और ऊपर से सरकार का कोई ठिकाना नहीं है, तो उनका इंडिया से भरोसा उठ गया। उन्होंने अपना पैसा इंडिया से निकालना शुरू कर दिया। अब विदेशी पैसा रुक भी गया और बचा हुआ बाहर जा भी रहा था। तो हमारा देश अपनी डोमेस्टिक मार्केट से पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा था? क्योंकि यहाँ आता है तीसरा और सबसे बड़ा झटका, हमारा अपना लाइसेंस राज सिस्टम। हमारी इकोनॉमी एक बंद कमरे जैसी थी, जहाँ विदेशी कंपनीज बिजनेस नहीं कर सकती थी, और अगर कोई हिंदुस्तानी अपनी फैक्ट्री खोलना चाहे तो उसे गवर्नमेंट के चक्कर काटते काटते उसके चप्पलें घिस पड़ती थी। यानी अंदरूनी ग्रोथ जीरो, विदेशी पैसा खत्म और तेल का बिल डबल। इसने इंडिया को उस कगार पर खड़ा कर दिया जहां मई 1991 तक आते आते हमारे पास विदेशी बैंक्स को देने के लिए इंटरेस्ट के पैसे भी नहीं बचे। अगर हम अगले कुछ दिनों में उनका कर्ज नहीं चुकाते तो पूरी दुनिया इंडिया को डिफॉल्टर घोषित कर देती और कोई भी देश हमसे ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं होता। इसी बिल्कुल हुई याद के बीच दिसंबर 1990 में एंट्री होती है हमारे कहानी के असली मास्टरमाइंड की, एस वेंकटरामन जी, जो बनते हैं आरबीआई के नए गवर्नर। वेंकटरामन जी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि बिना किसी नए लोन के विदेशी बैंक का मुंह कैसे बंद किया जाए ताकि देश का दिवाला ना निकले। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसा रास्ता जो बेहद खौफनाक, कंट्रोवर्शियल, रिस्की और पूरे देश के लिए इमोशनल था। देश का सोना गिरवी रखना। वेंकटरामन जी ने एक टॉप सीक्रेट मिशन डिज़ाइन किया। उनके कहने पर मई 1991 में इंडिया का 20 मीट्रिक टन सोना सीक्रेटली यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास भेजना पड़ा ताकि इमीडिएट कैश मिल सके। पर हालात इतनी गंभीर थी कि उतने से भी बात नहीं बनी और जुलाई 1991 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास 47 मीट्रिक टन सोना और भेजा गया। और अगर ये खबर उस वक्त मीडिया में लीक हो जाती तो देश में खलबली मच जाती। लोग डर के मारे बैंक से अपना सारा पैसा निकालने लगते और जो बची कुछ इकोनॉमी थी वो एक सेकेंड में क्रैश हो जाती और देश में सिविल वॉर जैसी हालत हो जाती।
ये एस वेंकटरामन जी के चाणक्य नीति थी, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बिना किसी हंगामे के विदेशी बैंक से एक एक दिन का टाइम बाय किया और देश की डूबती नैया को टिंके का सहारा दिया। लेकिन सोना गिरवी रखना तो बस एक टेम्पररी इलाज था जो कुछ हफ्ते ही चलता। अगर उसके बाद भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलता तो सोना भी जाता और देश भी डिफॉल्ट हो जाता। यहाँ शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वेंकटरामन जी ने पर्दे के पीछे से देश को तब तक संभाल कर रखा जब तक जून 1991 में पीएम पीवी नरसिम्हा राव की नई सरकार नहीं बन गई। और आते ही राव साहब ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जो किसी ने नहीं सोचा था। वो एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट को देश का फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। जी हाँ, एंट्री होती है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपना हिस्टोरिक बजट पेश किया और एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसे हम LPG कहते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने अपने स्पीच में फ्रेंच राइटर विक्टर हुगो को कोट करते हुए कहा था, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। और उनका वो आइडिया था लाइसेंस राज का, हमेशा के लिए खात्मा। उन्होंने एक झटके में इंडियन मार्केट्स को दुनिया के लिए खोल दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बाढ़ आ गई और जो सेना विदेश गया था उसे हम बाद में पूरी इज्जत के साथ वापस लेकर आए। मनोज बाजपेयी जी की फिल्म गवर्नर इसी अनटोल्ड फाइनेंशियल थ्रिलर को सामने लाती है कि कैसे एक IAS ऑफिसर और RBI गवर्नर एस वेंकटरामन जी ने पर्दे के पीछे रहकर देश को बिकने से बचाया और कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सामने आकर उस मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट किया, जिसकी वजह से आज इंडिया दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। अगर आपको 1991 का उस सीक्रेट गोल मिशन के बारे में अंदरूनी डिटेल्स जाननी है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के उस हिस्टोरिक बजट के अनटोल्ड फैक्ट्स डिटेल में जानने हैं तो फिर नीचे कमेंट्स में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं हूं अनुरोध दास, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।